प्रेमचंद की जो दृष्टि है, स्त्री दृष्टि, उस पे उस पे एक समझ बन जाएगी। आगे जो भी मैं चीज़ बोलूँगी उस पे एक समझ बन जाएगी। तो यहाँ मैं कोट कर रही हूँ डॉक्टर धर्मवीर को। इस देश में हिंदुओं की काफ़ी शादियाँ केवल झूठ के आधार पर होती हैं। अपने लेख झूठ पर खड़ी इमारत में धर्मवीर लिखते हैं कि मुझे बताया गया है कि ब्राह्मणों में यह मान्यता है कि सिर पर जितने बाल होते हैं, यदि लड़की की शादी में शादी करने के लिए उतने झूठ भी बोल दिया जाए तो यह जायज़ है। इधर मैं बता रहा हूँ कि मनुस्मृति के बंधक मजदूरों में यह परंपरा है कि शादी के समय लड़के वाले को अपने मालिक के खेतों को अपना बताया करता है। इसका उल्टा भी पूरा सच है। मैंने भारतीय समाज के अग्रों में ऐसे विवाह होते देखे हैं जब हाई स्कूल पास लड़के को पीएचडी की डिग्री प्राप्त लड़की ब्याही जाती है। मैंने पिक्चरों में भी वो दृश्य देखे हैं जब घी के लौट को कौवे ले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर धर्मवीर का कहना है। तो यहाँ पे मुझे रंग भेद से ना जोड़ा जाए, और ये मैं कोट कर रही हूँ कि मैंने फिर से मैं पढ़ रही हूँ, मैंने भारतीय समाज के अग्रों में इसका उल्टा भी पूरा सच देखा है। और मैंने ऐसे विवाह भी देखे हैं जब हाई स्कूल पास लड़के की शादी पीएचडी पास लड़की से करा दी जाती है। और पिक्चरों में भी देखा है कि घी की लौट को कौवे ब्याह करके ले जाते हैं। तो पहली गलती जो कि पीएचडी पास लड़की की शादी मैट्रिक पास लड़के या मैट्रिक फेल लड़के से करा दी जाती है, वह तो बिना जानकारी के हो जाती है। लेकिन दूसरी जो गलती है वो जानबूझ के होती है, देख समझ के भी होती है। ठीक है। और यह विवाह की शुरुआत होती है और इसका दूसरा छोर कहाँ जाता है? तलाक तक की इजाज़त दे देता है। इन दोनों के बीच में लंबा और दुखदाई गृहस्थ जीवन पड़ता है जिसमें कई बार मनुष्य कुचले जाते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के पीछे में मेरी यही सोच थी कि विवाह संस्था पे जो प्रेमचंद बाद में उनकी जो धारणा बनी है या उनकी चेतना विकसित होती है, उसको दिखा सकूं कि जिस समाज में प्रेमचंद रह रहे थे, जिस समाज में प्रेमचंद लिख रहे थे, वो समाज आज की तरह इतना प्रगतिशील या आज जिस हम दौर में जी रहे हैं, उत्तराधुनिक दौर में, वो समाज उतना प्रगतिशील या उत्तराधुनिक नहीं था। उस समय लड़कियों को घर में बंद रखा जाता था। स्त्री शिक्षा की बात तो बहुत कम थी। ऐसी बात नहीं है। जब प्रेमचंद लिख रहे थे उस समय भी स्त्री शिक्षा की बात थी, और प्रेमचंद के शुरुआती दिनों में स्त्री शिक्षा इतनी प्रबल रूप में नहीं थी जितनी कि बाद में जब वो प्रगतिशील आंदोलन वगैरह से जुड़ जाते हैं तब रही होगी। और इस क्रम में मैं एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि महादेवी वर्मा जब प्रेमचंद लिख रहे थे उस समय शायद वो 8 या 9 क्लास में रही होंगी, और वो अपनी कविताओं को लिख के प्रेमचंद को पढ़ने के लिए भेजा करती थी, और प्रेमचंद उनकी कविताओं को बहुत अप्रिशिएट करती थी। और महादेवी ने एक जगह लिखा है कि मुझे कई बार तो विश्वास ही नहीं होता था कि प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक वो मेरी कविताओं को पढ़ रहे हैं और उनको मेरी कविता अच्छी लग रही है, और उसकी वो बड़ाई कर। और कुछ दिनों तक तो वो बहुत जैसे होता है ना कि कोई बड़े लेखक आपका नाम ले रहे हैं, और एकदम शुरुआती दौर में 8 क्लास की बच्ची तो
क्या उनका रहा होगा उस समय, उनकी क्या ज़मीन रही होगी साहित्य के उसमें। तो प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक उनकी रचनाओं के बारे में उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो जो स्त्री शिक्षा पे प्रेमचंद की आलोचना कभी कभी की जाती है कि उनकी अपनी बेटी नहीं पढ़ी है। और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने जो लिखा है उसके हवाले से कि उनकी खुद की बेटी ने बहुत अच्छे शिक्षा नहीं प्राप्त की जितनी शिक्षा की उनके पुत्रों को मिला है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि प्रेमचंद की मानसिकता से ज़्यादा उनके घर के हालात जिम्मेवार रहे होंगे। जो आदमी 7 रुपये का जूता नहीं खरीद सकता था उस दौर में, जिस दौर में वो लेखन कर रहे थे, और अपनी गांधी जी के आह्वान पे अपनी जमी जमाई हुई नौकरी को, एक नौकरी, एक अदद छोटी सी नौकरी, क्लर्क की नौकरी पाने के लिए भी आज लोग क्या क्या नहीं करते हैं और क्या क्या नहीं करना पड़ जाता है। अपनी इतनी अच्छी जमी जमाई हुई नौकरी, इंस्पेक्टर की नौकरी को वो लात मार देते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेते हैं गांधी जी के कहने पे। उस आदमी की आलोचना स्त्री शिक्षा पे मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से ठीक है। स्त्री कुछ जगहों पे स्त्री के जिस रूप को उन्होंने चित्रित किया है, मालती वाली चीज़ को अगर मैं थोड़ा दरकिनार रख के देखूँ कि मालती को जो वो कहते हैं कि वो ऊपर से तितली है और अंदर से मधुमक्खी है, इस बात पे प्रेमचंद की बहुत आलोचना होती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनका किया गया है इस बात पे। प्रोफेसर वीर भारत तलवार भी लिखते हैं कि ये लेखक जो स्त्री को भोग्य की वस्तु एक तरह से मान रहे हैं ना, ऊपर से तितली है, अंदर मतलब तितली मान रहे हैं, उसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। लेकिन वही प्रेमचंद धनिया जैसे सशक्त स्त्री को भी करते हैं, हमारे सामने गोदान में लाते हैं। धनिया जैसे सशक्त स्त्री प्रेमचंद के अन्य पात्रों में नहीं मिलता है। तो वो प्रेमचंद के लेखकीय विकास को भी अगर हम देखें तो सुमन, जालपा या और स्त्रियों पर उनकी पहले की जो उपन्यासों में आती हैं, कभी गहना प्रेम है किसी में, तो किसी में जो बड़े घर की बेटी की नायिका है वो उसको ये है गुरूर कि वो बहुत बड़े घर की लड़की है और वो काम क्यों करेगी, अगर करेगी भी तो उसे करने की तो कभी आदत रही नहीं है। तो जैसे कि वो कहती है कि इतना घी तो हमारे यहाँ नौकर चाकर खा जाते थे, बड़े घर की बेटी जो कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को ध्यान होगा। तो इसमें ये दिखाया गया है कि एक बहुत बड़े घर की बेटी की शादी जब सामान्य घर के आदमी से हो जाती है तो सामंजस्य बिछाने में किस तरह की समस्या आती है लड़कियों को, खासकर लड़कियों के साथ साथ दूसरे परिवार को भी। तो ये जो बेमेल विवाह है ये भी एक बड़ी समस्या है समाज में, और प्रेमचंद के समय में तो ये समस्या थी ही, आज भी ये समस्या है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम जिस स्टेटस में अमूमन ये देखा गया है कि लड़की के पिता जिस सामाजिक स्थिति में स्वयं रहते हैं, अपने से ऊंचे के खानदान में लड़की को देने की परंपरा हमेशा रही है। अभी रामायण चल रहा है, रामायण या कृष्णा धारावाहिक, तो अगर मिथ को भी आप देखें तो मिथ में जो है कृष्ण की बहन है वो अर्जुन से शादी करना चाहती है, लेकिन बलराम उसका दुर्योधन से शादी करवाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ संबंध स्त्री का अपना संबंध नहीं बनता है, वहाँ घर का संबंध बनता है कि एक बड़े कुरु वंश की महारानी बनेगी मेरी बेटी। वहाँ स्त्री के अपने विचार को, उसकी अपनी भावना का महत्व
उतना नहीं दिया जाता है। लेकिन ये भी गौरतलब है कि जो आदिवासियों में देखने में ये समस्या हमारे यहाँ खासकर हिंदी पट्टी में आप ज़्यादा देखेंगे। अपने से बड़े घर की बेटी बड़े घर में बेटी को ब्याहा जाएगा ताकि वहाँ वो सुख से रहे। भले हम उस बेटी को पढ़ाने में 1 रुपये की खर्चा नहीं करें, बचपन से ही जेवर बनाने का जो चलन है हमारे यहाँ, जेवर दे दीजिए, शादी के लिए जेवर तैयार कर दीजिए, फिर क्योंकि उसको एक पराया धन मान लिया जाता है। एक ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं प्रेमचंद उठाते हैं, मुझे लगता है इस मुद्दे को भी। लेकिन ये समस्या आपको आदिवासी समाज में नहीं मिलेगा। और अगर कृष्ण को सच माना जाए या वो जो गोपी और द्वारिका को सच माना जाए, तो वहाँ देखिए आदिवासी परंपरा से इस चीज़ को मैं जोड़ सकती हूँ या जोड़ना चाहूँगी कि आदिवासियों में है कि एक खास निश्चित समय में जो आदिवासी स्त्री है, आदिवासी पुरुष है, वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। कुछ जगहों पे इसको घोटुल कहा जाता है, कुछ जगहों पे अलग अलग नाम है, साउथ में अलग नाम है। और जो भी सोशियोलॉजी के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि इस तरह की परंपरा अभी भी आदिवासी समाज में, या जो भी आदिवासी है वो जानते ही होंगे कि साथी को चुनने की परंपरा, हाँ, साथी को चुनने कि क्या कहिएगा, उनका चुनाव स्त्री के हाथ में है। वहाँ जो लड़की है वो अपने साथी का चुनाव करती है कि उसके लिए भावी साथी कौन सही रहेगा, जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है, वो मेरे लिए सही है कि नहीं। 10 दिन 15 दिन वो घोटुल में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि अगर शादी होनी चाहिए तो शादी करते हैं। और अगर लगता है कि मैं इस लड़के के साथ नहीं रह सकती, मेरा निवाह इसके साथ नहीं होगा, तो बहुत आसानी से अपने समाज में फिर वापस आ जाते हैं। और वहाँ इस चीज़ को एक टैबू की तरह नहीं देखा जाता है। और शायद यही कारण है कि कुछ जगहों को छोड़ के, जहाँ मॉडर्निटी अभी बहुत आ गई है और तलाक के केसेस या एक दूसरे को छोड़ने की, बिना तलाक दिए छोड़ देने की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, खासकर मिजोरम में। लेकिन कुछ और जगहों पे वो शादी खूब चलती है, क्योंकि वहाँ दोनों घर में एक दूसरे, दोनों का सामंजस्य होता है। घर में पुरुष भी सहयोग करता है, स्त्री भी सहयोग करती है। वो सहयोग आपको हिंदुओं में, रीति रिवाज कह रहे हैं, हिंदुओं में वो सहयोग हमें नहीं मिल पाता है। ऐसे देखिए यहाँ 2 चीज़ें हैं यहाँ शादी में। शादी वाली चीज़ को प्रेमचंद के साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण को मैं जब दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ स्त्री को समझने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब शादी एक बड़े घर की लड़की, जब शादी छोटे घर के उसमें आके आ जाती है, मान लीजिए अमूमन देखा गया है हमारे यहाँ कि कोई IAS बन गया, मान लीजिए प्रोफेसर बन गया, छोटे घर से है, उसका स्टेटस तो अचानक से चेंज हो गया, रातों रात चेंज हो गया ना। घर में खाने को नहीं है, उसने बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल काम आया, पढ़ने में अच्छा है और वो IAS बन जाता है, या PCS अधिकारी बन जाता है, या प्रोफेसर बन जाता है। रातों रात उसके स्तर जो कहते हैं ना, उसमें भेद हो जाता है। जहाँ हो सकता है कि उसकी माँ किसी के घर में काम करने जा रही हो सकता है कि बहुत निम्न मध्य वर्ग से हो, अचानक से अपर वर्ग में वो चले आता है, और यही क्लास करना शुरू होता है। यहीं पे जो समस्या आती है ना, यहीं से आती है। जो लड़की आई है, जिस लड़की को आपने खरीद के एक तरह से, जिस लड़की ने आपको खरीद लिया एक तरह से, आप करोड़ों में बिक गया है, 2 करोड़ में, 4 करोड़ में, 5 करोड़ में, जैसी बोली लगती है हमारे समाज में, और आज भी वो लगी रही है।
डीएम का तो पता नहीं कितना बोली लगेगा, और जो ये प्रगतिशीलता का मुखौटा है वो मंच पे भाषण देने तक ही होता है। रियल ज़िंदगी में जब आप आते हैं तो वो प्रगतिशीलता बहुत कम काम करती है। चाहे वो जाति को लेके हो, चाहे वो दहेज प्रथा को लेके हो, अगर ऐसी बात नहीं होती, हम जेएनयू जैसी जगहों पे भी बहुत बड़ी बड़ी की जाती है प्रगतिशीलता की बातें की। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो दक्षिण पंथी, जिसको कि वहाँ लुम्पिन कहा जाता है, जेएनयू में लुम्पिन कहने का चलन है, वो लुम्पिन कभी कभी प्रगतिशील जैसा काम कर देते हैं। और जो प्रगतिशील हैं, जो कि कोट एंड अनकोट बड़े प्रगतिशील हैं, वो तथाकथित लुम्पिन की तरह काम करते हैं। तो ये हमारे समाज की सच्चाई है, समाज का नंगा सच है। इसको बिना समझे आप जमीनी स्तर पर चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और ये समझ जो किसी भी लेखक के समाज शास्त्रीय अध्ययन में, अगर आप गांव से जुड़े हैं या अपने समाज के लोगों से जुड़े हैं, तभी आपकी वो समझ विकसित हो पाएगी। जैसे रेणु के उसमें कहानियों में, उपन्यासों में आप देखिए, समाज का जो स्तरीय भेद है, जाति व्यवस्था में किस तरह से स्त्रियों का शोषण होता है। पुरुषों का तो शोषण होता ही है, स्त्रियों का किस तरह से जाति व्यवस्था में शोषण होता है, ये रेणु दिखाते हैं। और इस चीज़ को दिखाने के लिए रेणु को अलग से किसी समाजशास्त्री अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर समाजशास्त्र के बड़े लोगों का आप नाम ले, तो थिंकर्स हैं, श्रीनिवासन हुए, आपके अनिल कुमार, या जो भी तमाम बड़े लोग हैं भारतीय सोशियोलॉजिस्ट को आप देखें, तो उनको भारतीय समाज को समझने के लिए एक केस स्टडी करना पड़ता है ना। रेणु जब मैला आंचल लिखते हैं, या प्रेमचंद जब मैला आंचल लिखते हैं, तो उनको इस केस स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? इसलिए कि वो उसी समाज से पले बढ़े हैं, उसी समाज में रह रहे हैं जिस समाज के बारे में या जिसके बारे में वो लिख रहे हैं। उनका समाज शास्त्रीय अध्ययन इसी कमरे में बैठ के नहीं किया गया है। वो जो लिखते हैं, जिसके बारे में चित्रित कर रहे हैं, जिसका चित्रण कर रहे हैं, वो उनके आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, उनके गांव समाज के भी लोग हो सकते हैं, जिनको उन्होंने देखा है, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ये जो तात्विक भेद है एक समाजशास्त्री अध्ययन में, जो थिंकर्स हैं या आलोचक हैं, उनकी समझ, और जो लेखक लिखते हैं, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठे हुए लेखक, उनमें ये बहुत अंतर आ जाता है। और यही अंतर आपको रेणु जी के यहाँ, जब आप रेणु की कहानियों को, रेणु के उपन्यास को पढ़ेंगे, हनुमाननाथ रेणु के, या फिर गोदान को, प्रेमचंद के गोदान को आप पढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा कि हवा हवाई में प्रेमचंद हवा हवाई में कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो जो बात कह रहे हैं उसके पीछे एक ठोस सच्चाई भी है। मालती को वो तितली कहते हैं, लेकिन साथ ही उसके जस्ट आगे उसी पैराग्राफ में आप देख लीजिए, वो मालती को तितली कहते हैं। और एक जगह पे जब रामलीला हो रहा था, तो होरी उसमें नाटक मंचन करता है, तो होरी जब मालती का हाथ पकड़ता है तो उसको एक रस की अनुभूति होती है। तो इसलिए वीर भारत तलवार कहते हैं कि बताओ, मतलब ऐसा लड़कियों के लिए इन्होंने कह दिया है कि उसको एक पुरुष पकड़ ले रहा है, मतलब वो इतनी चंचला नारी है कि एक पुरुष के स्पर्श मात्र से वो इस कदर बह जाती है कि उसको अच्छा लगने लगता है वो स्पर्श। लेकिन साथ ही उसी के आगे प्रेमचंद यह भी दिखाते हैं कि वो जो उसका हास परिहास है, वो हास परिहास इसलिए है कि उस पर अपने बीमार पिता और 2 बहनों का भी भार है।
और उस हास परिहास को वो उतनी दूर तक ही रखती है जितना दूर तक कि उसका काम चल जाता है। मतलब मालती का दैहिक शोषण कोई नहीं करता है। वो इतनी सशक्त महिला है, इंग्लैंड से पढ़ी लिखी आई है, इतनी सशक्त महिला है कि उसका दैहिक शोषण कोई नहीं कर पाता है। वो इस चीज़ को प्रेमचंद दिखाते हैं। और वीरेंद्र यादव इसी चीज़ पे मीनाक्षी पांडे ने एक लेख लिखा था, उस पर उसकी आलोचना करते हैं कि इस चीज़ को मीनाक्षी पांडे भी मालती के इंग्लैंड से पढ़े लिखे होने और उसके व्यक्तित्व को, हाँ प्रीति, इंद्रधनुष सही कह रही हो, तो उसके व्यक्तित्व को इस तरह से जो एक खास दायरे में सीमित प्रेमचंद कर देते हैं, उसकी आलोचना मीनाक्षी पांडे करती हैं। लेकिन वीरेंद्र यादव का कहना है कि मीनाक्षी इसी चीज़ के हवाले से कि बाद में प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि उसके भाई छोटे बहनों का उसको पालन पोषण करना है, इसलिए वो उस स्तर तक लोगों को अपने नज़दीक आने देती है जितना तक कि उसका काम चल जाता है। मतलब वो अपने घर का भरण पोषण कर लेती है। तो हमारे समाज में विविध तरह के लोग हैं। एक जो सिस्टरहुड की कल्पना है और नारीवादी आलोचना में वो उस सिस्टरहुड की कल्पना आप धनिया और सीलिया में देख पाएंगे। मतलब आज से 100 साल पहले आप कल्पना कीजिए कि जो लेखक लिख रहा है, नारीवादी आलोचना में जो बात अब उभर के आ रही है, सिस्टरहुड वाली बात, बहनापा वाली बात, वो उस ज़माने में प्रेमचंद आपको रेखांकित कर देते हैं पूरी तरह से। गोदान में आप देखिए तो इस चीज़ को धनिया और सीलिया एक छोटी निम्न जाति से है और माता दिन से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, और धनिया ओबीसी से है। और अगर जाति की संकल्पना को आप जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि भारत में हर छोटी से छोटी जाति अपने से भी छोटी जाति ढूंढ लेता है। तो जो ये स्तरीय भेद है हमारे समाज में, उस समाज में धनिया पूरे गांव से लड़के, पूरे समाज से लड़के सीलिया को अपने घर में शरण देती है। ये शरण सिस्टरहुड ही है, आपसी बहनापा ही है, जो कि आज हम बातचीत करते हैं कि स्त्रियों में स्वयं में आपसी एकता की कमी है, आपसी एकता नहीं है उनमें। हाँ, खासकर सवर्ण और दलित नारी विमर्श में इस चीज़ को रेखांकित किया जाता है कि इस तरह की समस्या हमारे यहाँ है। सवर्ण स्त्रियाँ दलित स्त्रियों का उसी तरह शोषण करती हैं जिस तरह से कि सवर्ण पुरुष दलित पुरुषों का या दलित स्त्रियों का शोषण करते हैं। और ये चीज़ अभी हाल फिलहाल एक सप्ताह पहले मुझे लगता है कि कोविड-19 के दौर में एक लड़की जेएनयू की एक लड़की है, शायद किसी कोएड हॉस्टल में रह रही है, मुझे भी उस हॉस्टल का नाम ध्यान नहीं है। उसने फेसबुक पे इस पोस्ट को डाला हुआ था कि उसको वो संभावित सस्पेक्ट है कोविड-19 की, और सिर्फ इसलिए तमाम हॉस्टल मेट्स जो कि अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, वो उसको जातिवादी गालियां तक उसको सुनने को मिल गया। तो इस तरह की समस्याएं जो ऊपर से आपको दिखता है कि समाज बहुत प्रगतिशील है, या फिर उसने ये भी लिखा था, और चूँकि मैं भी 10-12 साल वहाँ रही हूँ जेएनयू में, तो मैंने भी देखा है कि वहाँ जो प्रगतिशीलता की बात की जाती है, उस प्रगतिशीलता के ओट में भी
जाति व्यवस्था बहुत बखूबी काम करती है और फलती फूलती है। आपको ऐसे कहा जाएगा कि अच्छा, अगर आप प्रोफेसर से मिलने गए हैं, बड़े प्रगतिशील प्रोफेसर से, तो क्या नाम है आपका? अगर आप नाम बता रहे हैं और अपना सरनेम नहीं बता रहे हैं, या आपका कोई सरनेम नहीं है, जाहिर है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो आपके सरनेम को जान जाए। और ऐसा बहुत बड़े बड़े प्रगतिशील लोगों के साथ भी सुनने में और देखने में आया है। तो खैर, मैं जो बोल रही थी सिस्टरहुड वाले बात पे आओ, नहीं तो बहुत सारी बात इधर उधर हो जाएगी। अच्छा, प्रेमचंद की नारी वाले बात पे जो अभी मैं आई थी, उस पर प्रेमचंद की नारी पात्रों में अगर देखें हम तो बहुलता है। उसको जो उसकी नारी है, उसको एक ही सांचे में ढाल के आप नहीं देख सकते हैं। शुरुआत में जैसे जो मैंने अभी पहले बताया कि गहना प्रेम या सेवा सदन और इस तरह में जिस नारी को उन्होंने चित्रित किया है, वैसे ही नारी धीरे धीरे जब वो लिखते चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वैसी नारी उनकी आगे की कहानियों में या आगे की उपन्यासों में उनको देखने को नहीं मिलता है। एक और स्त्री विषय पे कल प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर ने भी कहा था, और मैं भी सोची थी कि मैं नोट की थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक कहानी है, उस पर एक स्त्री, प्रेमचंद की एक कहानी है, उसमें एक स्त्री पार्क में लेटी हुई है। और हाँ, मनोवृत्ति कहानी, माफ कीजिएगा, मनोवृत्ति कहानी। उसमें क्या है, एक स्त्री है, पार्क में लेटी हुई है। रात में सब सुबह जब लोग उस पार्क में टहलने के लिए आते हैं, तो तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। कोई उसके ड्रेस को लेके, कोई उसको ऐसे अकेले लेटने को लेके, सबकी अपनी अपनी एक मतलब जो अंदर का है वो निकल रहा है। उसी क्रम में उस औरत का अपना ससुर भी आता है और वो भी कुछ बात अपनी रखता है। फिर वो अचानक देखता है कि अरे, ये तो मेरी बहू है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो अकेली स्त्री अगर किसी ने देख लिया, बाहर है, अकेली है, अगर उसके पहनावा में थोड़ा सा अंतर हो गया, मसलन मान लीजिए कि बिहार में साड़ी पहनने की ज़्यादा पहनती हैं लड़कियाँ या औरतें, और अगर किसी ने जींस पहन लिया है, तो उसके पहनावे को लेके मतलब सीधे उसके चरित्र पे हमला कर दिया जाता है कि अगर वो भीड़ से थोड़ा सा हटकर है, तो ज़रूर उसमें चारित्रिक दुर्बलता होगी, या लोग तुरंत सर्टिफिकेट लेके घूमने लगते हैं। तो इस चीज़ को भी, इस तरह की चीज़ों को भी प्रेमचंद अपने समय में ही रेखांकित कर चुके हैं, और आज भी यह सच है। और आज तो इसलिए भी बड़े लेखक कहते हैं त्रिकालदर्शी होता है, जो अगर वो कल्पना अगर करें या आने वाले समय की आहटों को वो पहले ही पहचान लेता है। आज हमारे समाज में जिस तरह से स्त्रियों को एक टूल में बदल दिया गया है, एक देह में बदल दिया गया है, उस देह को प्रेमचंद पहले ही देख लेते हैं, उस चीज को प्रेमचंद पहले ही समझ लेते हैं। एक और दलित विमर्श पे एक चीज है कि डॉक्टर धर्मवीर ने कफन कहानी, जो घिशु माधव और उसकी पत्नी का प्रसंग है बुधिया का, उसमें उन्होंने प्रेमचंद की बहुत तीखी आलोचना की है कि दलित घर का जिस तरह से चित्रण प्रेमचंद करते हैं वो सही नहीं है, और वो बहुत क्या कहिएगा, प्रेजुडिस, मतलब पहले से पूर्व धारणा के आधार पे
प्रेमचंद ने इस कहानी को लिख दिया है कि उन लोगों की धारणा बनी हुई है कि दलित ऐसे ही होते हैं, कामचोर होते हैं, कानून नहीं पढ़ना चाहते, निकट्टू होते हैं, या जिस तरह से ये समाज में लोगों ने एक भ्रम फैला दिया है, तो उस चीज़ के लिए प्रेमचंद की आलोचना डॉक्टर धर्मवीर ने की है। मुझे लगता है कि कफन कहानी को अगर हम छोड़ दें, कुछ अतिरेक भी होता है, हालांकि कफन कहानी पे बहुत आलोचना उनकी की हुई है। कफन कहानी के परे आप देखिए, जिस जाति व्यवस्था की बात प्रेमचंद की खिंचाई जिस जाति व्यवस्था पे होती है, उनकी एक कैरेक्टर धनिया, जिस चीज़ पे इवन जिस चीज़ पे प्रेमचंद की आलोचना होती है, सिर्फ एक चरित्र धनिया को अगर हम उठा लें, मुझे लगता है कि बहुत सारी आलोचना तो उनकी ऐसे ही खारिज हो जाएंगी, या बहुत सारी आलोचनाएं उनकी ध्वस्त हो जाएंगी, इसका यूं ही। अब देखिए, जाति व्यवस्था पे बात की जाती है और कफन कहानी की आलोचना हुई, कफन कहानी लिखने के लिए उनकी, और वो धनिया दाता दीन को कहती है कि भीख तो तुम मांगो, तुम भिखमंगों की जात हो। तो आज तो खैर बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। आज अब ओबीसी या दलित समाज मुखर रूप से वो बातचीत रख पाता है, बातचीत कर पाता है, अपनी चीज़ों को बता पाता है। उस समय जब परिस्थितियां इतनी स्पष्ट नहीं थी, मंडल रिजर्वेशन और इस तरह की सारी चीज़ें नहीं थी, उस समय आप देखिए कि धनिया के मुंह से प्रेमचंद ऐसी बात कहलवा देते हैं। तो एक जो ये मंदिर मस्जिद वाला बात है कि आप मंदिर जाते हो, मंदिर में जो तमाम लोग जाते हैं, उसका पैसा आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वो जो चंदा दे रहे हैं या फिर उनके घर में आप पूजा कर रहे हैं, तो एक श्रमशील समाज जो मध्य वर्ग है, हमारा किसान है, निम्न मध्य वर्ग है, और पूजा पाठ करके या मांग के जो खा रहे हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू ही नहीं, अगर मैं पूजा पाठ या अंधविश्वास की बात करें तो सिर्फ हिंदू ही इसमें नहीं है, तमाम लोग हैं। क्रिश्चियन में भी उतना ही अंधविश्वास है। वो पानी वहाँ भी पिलाया जाता है मंत्र फूंक के और पता नहीं क्या क्या करके कि ये हमारे इशू का है पानी, और वहाँ भी स्तरीय भेदभाव है। क्रिश्चियन में भी, नए क्रिश्चियन और पुराने क्रिश्चियन में भी उतना ही भेदभाव होता है जितना कि हिंदू की जाति व्यवस्था में भेद होता है। यूरोप में भी आप देखिए कि ब्लैक और वाइट में अभी तो इतना बड़ा आंदोलन छिड़ गया अमेरिका में, फ्लाइट को लेके इतना बड़ा आंदोलन छिड़ गया। तो वो ऐसे ही नहीं छिड़ गया, सदियों से जो ब्लैक को दबाया जाता है, दबाया गया, उस दमित, उस पीड़ा का उभार है ये आंदोलन। तो हम सीधे जब जाति व्यवस्था की बात आती है तो भारत के जाति व्यवस्था की आलोचना वर्ण व्यवस्था के आधार पे हम तत्काल कर देते हैं कि यहाँ पे तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और यूरोप में इस तरह की संकल्पना नहीं है, तो वहाँ जाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन वहाँ कौन सी व्यवस्था है? स्तरीय भेदभाव है। एक धनाढ्य वर्ग है, एक जिसके पास, एक वंचित तबका है जिसके पास पैसे नहीं है, एक वाइट है, एक ब्लैक है। तो इस तरह का भेदभाव है। क्रिश्चियन में भी वहाँ 2 तरह के क्रिश्चियन है, उसमें भेदभाव है। जो नए कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, चाहे वो भारत के हो या कहीं के हो, उनमें भेदभाव है। मुस्लिम में भी ये भेदभाव है। मुस्लिम में भी जाति व्यवस्था नहीं है, वहाँ स्तरीय भेदभाव मुस्लिमों में भी है। तो हर धर्म में, धर्म अगर मार्क्स ने कहा है कि धर्म अफीम है, तो ऐसे ही नहीं कहा होगा कि धर्म अफीम होता है, अफीम की तरह है कि एक बार अगर कोई धर्म के चंगुल में फंस गया तो वो बाहर नहीं निकल पाता है।
हाँ, और धनिया के कैरेक्टर को थोड़ा सा और मैं उस पर बोलूँगी कि एक जो गृहस्थिक प्रेम की अवधारणा है, मुझे लगता है कि कुछ बड़े आलोचक, उनको लगता है कि प्रेमचंद ने विवाह संस्था को नकारने की बात की है अपने उपन्यास में। हाँ प्रीति, आएंगे हम इस पे। पहले हम इस पे बात कर लें। प्रेमचंद विवाह संस्था को नकारने की बात करते हैं। हाँ, ऐसा इस तरह की आलोचना की जा रही है आजकल। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद, और ख़ासकर वो जो मालती मेहता है, वो जब बाद में लिव इन रिलेशनशिप में रह जाने की बात करते हैं, एक संकेत भर दे के प्रेमचंद छोड़ देते हैं, और उसके आगे क्या होता है नहीं होता है इस तरह की कोई खबर हमें नहीं मिलती है गोदावरी में। आप देखिए तो लोगों का मानना है, आलोचकों का मानना है कि जो एक विवाह संस्था में जिस तरह से स्त्रियों को एक मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है कि अगर हम विवाह करके स्त्री को ले आते हैं तो घर का पूरा देखभाल, अपने बीमार माता पिता का देखभाल से लेकर तंग बच्चों को पालने की जिम्मेवारी, शिक्षा विक्षा जो भी है, पुरुष कमाने जाएगा, उसके बाद घर का जितना काम है वो स्त्री करेगी। और जैसे जैसे स्त्री आज के दौर में पढ़ लिख रही है, अब उनमें ये चेतना आ रही है कि मेरा काम, मैं एक मशीन नहीं हूँ, मेरा काम बच्चे पैदा करना ही सिर्फ नहीं है, सिर्फ मेरा ही काम तुम्हारे माता पिता का सेवा करना नहीं है, और इस तरह की तमाम चीज़ें। और उसके बाद उनमें वैवाहिक संस्था के प्रति एक नकारात्मक भाव धीरे धीरे स्त्रियों में आने लगा, और वो विवाह संस्था से, या आज के युवा वर्ग विवाह संस्था को नकार रहे हैं और लिव इन रिलेशन वाली बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक हद तक तो सच है, इसमें सच्चाई है कि लिव इन रिलेशनशिप आज के उत्तर आधुनिक युग में हो रहा है, समाज में हम देख रहे हैं ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वहीं उसी उत्तर आधुनिकता के दौर में तमाम वैवाहिक साइट्स भी हैं, और जो बड़े बड़े प्रगतिशील या बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, युवा हैं, वो उस साइट्स पे जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब युग बदलता है, समाज बदलता है, तो मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आते रहता है। जो शुरुआत में मैंने डॉक्टर धर्मवीर को कोट किया कि पहले क्या था कि जवान दे दी गई कि भाई लड़की की शादी करवा देनी है, चाहे वो कैसी भी हो। हाँ, उसका वर्णन इतने अच्छे से किया जाएगा कि उसकी शादी हो जाएगी। फिर तो एक बार लड़का बंध गया खूंटे से तो बंध गया, फिर उसमें तमाम सामाजिक जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी ठोक दी जाती थी, और लड़का उससे हट नहीं पाता था, पुरुष उससे हट नहीं पाता था, और निवाह कर ले, जो निवाहने वाली चीज़ थी उस चीज़ को शुरुआत में ज़्यादा तवज्जो दी गई। आज वो निवाहने वाली चीज़ कम रह गई है। ये बात वाकई में सच भी है। स्त्री पुरुष दोनों चेतनशील हो रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो जो वैवाहिक साइट्स हैं, आज न्यूक्लियर फैमिली की संकल्पना है हमारे समाज में। एकल परिवार, जो परिवार टूटा है, वाकई में ये सच है कि परिवार टूट रहे हैं। जो पहले दादा ताऊ चाचा चाची सब एक साथ जो एक साझा परिवार होता था, वो परिवार टूट रहा है, और एकल परिवार की संकल्पना बन रही है, बन गई है, सुदृढ़ है अभी समाज में। तो एकल परिवार में जब दोनों मियाँ बीवी मान लीजिए कामकाजी हैं या नहीं भी कामकाजी हैं, अगर पुरुष कामकाजी है, स्त्री बच्चे की देख रेख कर रही है, तो उनके पास इतना समय नहीं है या उतना लिंक नहीं है। पहले क्या था ना कि अगर किसी का घर शहर में है
और गांव बगल से कस्बा से लोग आ रहे हैं, तो मुझे तो ध्यान है कि मेरी माँ या मेरी बड़ी माँ ये लोग, हम लोग के यहाँ हमेशा एक दो आदमी का खाना हमेशा ज़्यादा बना रहता था, क्योंकि गांव से लोग आने वाले हैं, कब आ जाएंगे, तो तुरंत जो है वो दिया गया, फिर अपने लिए बना। तो आज के समय में इस तरह की चीज़ हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग समाज से कट रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं पे भी चोट हो रही है। और जहाँ कामकाजी महिलाएं हैं, एक ये भी चीज़ है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ के बच्चे को भी देखे, अपने ऑफिस का भी काम करे और फिर अपने मेहमानों को भी अटेंड करे उसी तरीके से। तो जो दुर्गा की 10 हाथ वाली कल्पना है वो कल्पना ही है, वास्तविकता में ऐसा तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि समय के साथ साथ पुरुषों में भी बदलाव आ रहा है, और ये जो जितने भी युवा होंगे, जुड़े होंगे, वो जान रहे होंगे या अपने घर आस पड़ोस में भी देख रहे होंगे कि पहले अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी का नाम लेके बुला लेता था या उसका घर का डोमेस्टिक कुछ काम सहयोग कर देता था, तो उसको हमारे तरफ तो बिहार में मौगा कहा जाता है, एक शब्द मौगा। हाँ, तो ये बात कही जाती है, लेकिन आज वो हर घर में है वो चीज़ें। आप देखिएगा कि हर पुरुष अपनी स्त्री का सहयोग कर रहा है, तभी न्यूक्लियर फैमिली की जो संकल्पना है या जो न्यूक्लियर फैमिली आज के समाज का है वो इतने आराम से चल रहा है। तो वैवाहिक संस्था पे चोट नहीं आई है, एक जो परिवार का है ना, परिवार का वो बदल गया है। विवाह तो वैसे ही अभी भी हो रहे हैं, कम स्त्रियां हैं जो ये डिसीजन लेती हैं कि वो बच्चे नहीं पैदा करेंगे। सृजन भी अपने आप में, चाहे वो साहित्य का सृजन हो या बच्चों का सृजन हो, सृजना वो भी बहुत कला अलग चीज़ है वो। और उससे अगर मुख मोड़ के अगर उस संस्था पे ही चोट आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि समाज का जो स्ट्रक्चर है, समाज का जो ढांचा है, वो बहुत दिन तक चल पाएगा। तो इसलिए ये जो बात की जाती है कि वैवाहिक प्रेमचंद वैवाहिक संस्था पे चोट कर रहे थे और विवाह को वो धीरे धीरे उनके विचार में विवाह से मोह भंग जैसा होने लगा। ऐसी बात मुझे नहीं लगता है कि सही है। अगर ऐसी बात होती तो आज भी जो प्रेमिकाएं हैं वो प्रेमी से विवाह करने के लिए, हम देखते हैं ना कि प्रेमी प्रेमिकाओं में तब तक तो ठीक है जब तक कि विवाह की बात नहीं आती है। जहाँ बंधने वाली बात आ जाती है कि भैया इसकी परिणति विवाह हो, तो फिर बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि विवाह जैसी गाड़ी को चलाने के लिए बहुत समझदारी और बहुत क्या कहिएगा, वो प्रैक्टिकल चीज़ वाली बात है। आपको बहुत जीवन में प्रैक्टिकल होना पड़ता है। किसी ने कुछ कह दिया तो थोड़ा गम खा के भी आपको रहना है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर वो थप्पड़ मार रहा है तो आप फिर उसको सुनते जाइए, लेकिन आप ऐसी परिस्थितियाँ लाइए ना, अपने आप को इतनी सशक्त बनाइए कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। जो अभी एक मूवी आई थी थप्पड़, एक थप्पड़ से वो तलाक तक पहुंच जाती है, ये वाली बात है। तो भैया आप प्रोफेसर की बेटी थी। अच्छा, क्या होता है ना, स्त्रियों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों को मैंने समाज में देखा है कि वो स्ट्रगल नहीं करना चाहती हैं। अब इसको इस चीज़ से ना जोड़ दिया जाए कि स्त्री बहनापे में कमी और इस तरह की बात में, अगर स्त्रियों में भी कुछ कमी है तो उस चीज़ को भी रखा जाना चाहिए। शॉर्टकट रास्ता अपनाना स्त्रियां भी करती हैं। बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारे उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा। रेणु के उपन्यास में भी काफ़ी
पलटू बाबू रोड में आप देखिए, रेणु के उपन्यास पलटू बाबू रोड में, उसमें स्त्रियां भी स्त्रियों का शोषण करती हैं, स्त्री शोषित हो रही है और स्त्रियां आगे बढ़ने के लिए उसको एक टूल की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है, घर के लोग ही प्रयोग कर रहे हैं और वो उसमें सहयोग भी देती है। एक किसी अन्य उपन्यास में आप देखिए कि जो ये मुजफ्फरपुर वाला कांड है कि लड़कियों को जिस तरह से उसका दैहिक शोषण होता है, उस तरह का रेणु पहले ही चित्रित कर चुके हैं अपने उपन्यास में कि स्त्री भी उसमें सहयोग करती हैं और अगर इस सहयोग के लिए स्त्री की आलोचना की जाए तो मुझे लगता है कि वो गलत नहीं है, क्योंकि आप चेतनशील हैं, पढ़े लिखे हैं, तब भी अगर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो आपकी आलोचना होनी चाहिए और ये ज़रूरी भी है, चाहे वो दलित स्त्री हो, सवर्ण स्त्री हो या कोई भी स्त्री हो जो चेतनशील है, पढ़ी लिखी है, जहाँ उसमें चेतना की कमी नहीं है। जैसे आप देखिए ये जो मादा भ्रूण हत्या वाली बात होती है, सबसे ज़्यादा मादा भ्रूण हत्या पढ़ी लिखी औरतें करती हैं और उनका बहाना क्या होता है, मैं इसको बहाना ही कहूँगी घर में, भैया आप IPS हैं, प्रोफेसर हैं और जहाँ पे कि आपको पावर है, पावर स्ट्रक्चर में आप इन कर चुकी हैं। अगर आपका पति मान लीजिए कि आपको कहता है कि उसे बेटी नहीं चाहिए, आपको बेटी चाहिए, आपसे सख्त महिला है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कहीं मान लीजिए कोई डॉक्टर ही है, कोई कुछ, मतलब कि इतना है कि वो उसका अपने पर्स पर अधिकार है, वो कमा रही है, अपना निर्णय ले सकती है और अगर वो स्त्री मादा भ्रूण हत्या, और ये एक केस स्टडी में आया है, मैं इसलिए दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर वो स्त्री मादा भ्रूण हत्या करवाती हैं जाके, तो यहाँ पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की भी गलती है, उतनी ही भागीदारी है जितनी कि एक पुरुष व्यवस्था में जो पुरुषवादी मानसिकता उससे संचालित हो रही है, उसकी पोषक वो स्त्री कहीं ना कहीं बन रही है। और ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती बनवाया जा रहा है, वो बनती हैं और ये हम अपने समाज में देखते भी हैं, नहीं तो इतनी दहेज हत्याएं और इतनी चीज़ें नहीं होती हमारे समाज में। और प्रेमचंद पे तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम का कुछ मैं बात कर ली हूँ। और रेणु पे अगर हम आए, रेणु के प्रेम दृष्टि पे, रेणु के पात्रों में, उनके पात्रों में भी देखिए, प्रेमचंद ने गृहस्थिक प्रेम को ज़्यादा उभारा है, चाहे आप धनिया होरी के प्रेम प्रसंग, मैं प्रेम प्रसंग इसलिए कहूँगी कि बहुत जो छोटी छोटी पति पत्नियों में जो चुगलबाजी होती है, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, उस तरह की चीज़ें धनिया और होरी में दिखता है। और ठीक उसके बेटा में क्या कहते हैं, गोबर और झुनिया के प्रेम प्रसंग में भी आप देखें तो इनमें भी हमें देखने को मिलता है कि झुनिया और भोला, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गोबर और झुनिया का जो प्रेम प्रसंग है वो ऐसा प्रेम नहीं है जो बस क्या कहते हैं कि देखे और हो गया, इलेक्ट्रॉनिक टाइप उस तरह का, या नाम सुना और प्रेम हो गया, वो साहचर्य से उपजा प्रेम है उनके यहाँ। हाँ, चाहे वो धनिया का हो या होरी का हो, तो दोनों एक दूसरे, जो एक अवनीश गुप्ता सर ने लिखा है कि पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन एक स्कूटर का और एक ट्रैक्टर का लग जाएगा तो यही रोना हमेशा रहेगा। हाँ, मैं सहमत हूँ। अगर होरी और धनिया के उस पर भी आप देखें तो जहाँ पे होरी कमज़ोर होता है, धनिया वहाँ मजबूत बन जाती है, जहाँ धनिया कमज़ोर होती है वहाँ होरी मजबूत होता है। तो यही चीज़ किसी भी घर को चलाती है। अगर हम प्रेमचंद की
चीज़ों को देखना चाहिए। प्रेमचंद क्या मैसेज देना चाह रहे थे इस चीज़ से। तो जो एक दो पहिया है ना रथ का या गाड़ी का, वो दोनों समान हो, मतलब विचारों से समान नहीं हो, मतलब जिंदगी को चलाने के लिए दोनों को जहाँ पे एक थोड़ा कम हो रहा है वहाँ दूसरा पूरक का प्रयोग करे, है। इसलिए धनिया को प्रतिपूर्ति भी कहा जाता है। होरी का भी मतलब उसका वो है, होरी जहाँ पे कमज़ोर हो जाता है वहाँ धनिया मुखर हो जाती है। याद कीजिए कि जब दाढ़ भरने वाली बात होती है या उसके घर से पैसा पुलिस आता है पुनिया के घर में तलाशी लेने के लिए, तो वो घूस में पैसा देना चाहता है होरी, लेकिन धनिया पैसा नहीं देने देती है, क्योंकि उसको पता है कि अभी तो ये मर्जाद बचाने के लिए पैसा दे देगा, लेकिन बाद में हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं है, खाने को भी अन्न नहीं है। मर्जाद ही सारी चीज़ नहीं है। वो कहती है ना कि तुम्हारी मर्जाद जात नहीं जाती है जब तुम अपनी पत्नी को पीटते हो। तो बहुत कुछ जगहों पे धनिया बहुत मुखर हो जाती है और अपने पति की आलोचना बहुत सशक्त ढंग से करती है। वो सशक्तता, वो चीज़ आपको जो गोविंदी है, गोविंदी के यहाँ पैसा है, सब कुछ है, लेकिन गोविंदी को वो प्यार, वो सम्मान उसके घर में नहीं मिलता है। उसको पता है कि गोविंदी का जो पति है वो मालती पे आसक्त है, मालती के आगे पीछे करता है। और यहाँ ठीक है इसके उल्टा दोनों में देखिए, जो मेहता है वो शुरू में गोविंदी की बहुत बड़ाई करता है कि क्या उसको गोविंदी जैसी बनने को कहता है। बाद में हालांकि उसमें परिवर्तन आता है, उसका हृदय परिवर्तन, उसको प्रोफेसर वीरवार तलवार के शब्दों में कहें तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस तरह की चीज़ें प्रेमचंद दिखाते हैं। तो खैर हम आएंगे इस पर रेणु जी पे, रेणु की कहानी और उनके स्त्री पात्र पे कुछ थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूँ। तो रेणु के यहाँ जो स्त्री पात्र है या जो प्रेम है, रेणु के उपन्यास या रेणु के कहानियों में प्रेम का जो रूप दिखता है वो गृहस्थिक प्रेम से अलग हमारे संवेदना के, मतलब कि हमारे मन के तार को झंझना देने वाला प्रेम है। वो अलग अलग तरह का प्रेम है, उसको कह सकते हो। रेणु के यहाँ प्रेम का संगीत बजता है, सूरदास वाला जो प्रेम के पीर के लेखक हैं, तो वैसा ही प्रेम का पीर हमें रेणु के कहानियों में भी, रेणु के उपन्यास में भी देखने को मिलता है। आप उनकी किसी भी कहानी को देखिए, चाहे छोटी से छोटी कहानी, मृदंगिया में देखिए रमपियारी जो बजाता है, और फिर चिक बनाने वाली जो कहानी है उसमें देखिए, या फिर लाल पान की बेगम, उसमें भी प्रेम का अलग रूप हमको देखने को मिलता है। या फिर तीसरी कसम की नायिका, वहाँ तो प्रेम का अद्भुत वर्णन हमें देखने को मिलता है। जो एक प्रेम का कहते हैं ना, जो स्वर्ग नरक की कल्पना सच है या नहीं भी है, मिथ में भी है, तो जो एक लौकिक अलौकिक वाली बात होती है ना, तो अलौकिक आनंद जो तीसरी कसम में आपको मिलेगा, वो वैसा प्रेम आपको अन्य जगहों पे कम देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि किसी एक विचारधारा के नाम पे किसी लेखक को नहीं पढ़ा जाना या उसकी आलोचना करना, उसमें कोई दम नहीं है, जबकि उस लेखक के यहाँ प्रेम का इतना बड़ा वातायन है। जब आप उनकी कहानियों को पढ़ेंगे, आप देखेंगे, ठेस में देखिए किस तरह से प्रेम, मतलब वो एक लड़का लड़की वाला या दैहिक प्रेम ही नहीं, संबंधों का प्रेम भी यहाँ दिखाया गया है कि
किस तरह से छोटे बड़े का संबंध, किस तरह से गांव की औरतों में आपसी मनमुटाव के बावजूद प्रेम बना रहता है। यहाँ तो अगर किसी से भी थोड़ा सा भी खड़का हो गया तो पता चले कि हम जिंदगी भर उससे बात ही नहीं करें। आप लाल पान की बेगम में ध्यान दीजिए, मतलब जो पानी भरने औरतें जाती हैं न जाने कितनी बातें कह देती हैं उसको। लाल पान बेगम की जो नायिका है उसके बारे में एक बिजली बत्ती भुक करता है उसके आंगन में, बूटों की छाप और इस तमाम चीज़ें, और उसके रिप्लाई में वो भी बहुत बात बोलती है झुंगरी की पतोहू को, या और भी जो उसकी पड़ोसी बुआ है मक्खनी फुआ उसके बारे में। लेकिन जब मेला देखने जाना है वो सबको साथ ले जाती है, अपने गाड़ी पे बैठाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं लाल पान की बेगम। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा। रेनू की कहानी की एक खूबसूरती है, हाँ, कि जब आप उसको पढ़ते हैं ना तो आपको वो अपनी तरफ खींचता है। आजकल जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, मुझे हमेशा लगता है, मैं और भी पहले भी एक जगह अपने विद्यार्थियों को बता रही थी कि उनकी जो आजकल कहानियाँ लिखी जा रही है यथार्थपरक या विचारधारा से जोड़ के, जिस पे कि रेनू की तमाम आलोचना रामविलास शर्मा ने की है कि उन्हें कहीं न कहीं विचारधारा की कमी है उनकी कहानियों में या उनके उपन्यासों में। महिला आंचल की भी आंचलिकता की बात उठती है, लेकिन इसमें एक खास विचारधारा पे रेनू टिक के नहीं रह पाते हैं, या अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा अतिरेक करके दिखाया गया है महिला आंचल में। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस कसौटी पे रेनू की आलोचना की है। लेकिन आप महिला आंचल को ध्यान से पढ़िए, आपको वो सारी कसौटियाँ पता नहीं, उस कसौटी पे तो मुझे लगता है कि क्यों किसी खास विचारधारा पे, क्यों किसी कहानी को, किसी उपन्यास को जो देख के पढ़ा जाए। आप पाठक पे छोड़ दीजिए ना, पाठक क्या पढ़ना चाहता है। अगर हम प्रगतिशील विचारधारा से कोई लेखक लिख रहा है, ठीक है, वो सही बात है, उसे लिखने दीजिए। नागार्जुन ने प्रगतिशील विचारधारा से लिखा है और उनकी तमाम कहानियाँ, उपन्यास, इसमें प्रगतिशीलता की झलक बहुत मारक है, हाँ, मारक रूप से दिखती है। मतलब वो सत्ता को मतलब आँख में आँख देख के बात करते हैं। लेकिन रेनू अपने जीवन में प्रगतिशील थे, लेकिन कोई रचनाकार जरूरी नहीं है कि वो अपने जीवन में प्रगतिशील है। तो ठीक उसी प्रगतिशीलता वाली क्या कहें, एक सांचा जो हम बना लेते हैं, उसी सांचे में हम लिखें। हमारे लिखने का तरीका अलग होता है। वो जो परीक्षा एक जेएनयू में भी होती है और आजकल बहुत डिमांड में, शायद ऑनलाइन एग्जामिनेशन के समय इसको हो सकता है कि ऐसी परिकल्पना हो जाए कि बुक खोल के लिखने की जो एक चीज़ ओपन बुक एग्ज़ाम कुछ इस तरह से जो चीज़ें हैं, तो मतलब कि उसमें क्या है ना कि सब अपने तरीक़ों से चीज़ों को लिखते। चीज़ों तो सबके पास वही अवेलेबल है, हाँ, सब राइटर सब लिख रहे हैं। मान लीजिए एक ही विषय पे 5 लोग लिखते हैं, तो पाँचों का लिखने का तरीका अलग होता है, अलग तरीके से वो लिखेंगे। तो रेनू जब प्रेम पे लिखते हैं तो उनका तरीका अलग होता है, वो सीधे आपके हृदय से आपको कनेक्ट कर लेता है। और उस एक कनेक्शन को पाने के लिए बड़े बड़े लेखक तरस जाएंगे, मुझे लगता है, क्योंकि उनके यहाँ उनकी कहानियों में विचारधारा से लेके तमाम चीज़ें हैं। हो सकता है कि उन्होंने पूरा का पूरा 100 पेज का लंबा ये चीज़ लिख दिया, बड़ी कहानी लिख दी है, लेकिन पाठक से वो कनेक्ट ही, वो जो कहना चाह रहे हैं पाठक समझ ही नहीं पा रहा है। तो वो फिर वो विश्वविद्यालय या लाइब्रेरी के लिए लिखी गई कहानी है, वो उस कहानी से
पाठक अपना जुड़ाव महसूस कभी नहीं कर पाएगा। ये तो आप लिख लीजिए, कभी नहीं कर पाएगा। जिस तरह से कि हम रेणु की कहानियों से, रेणु के उपन्यासों से अपने आप को तत्काल जोड़ लेते, तत्काल अपने आप को कनेक्ट कर, रसाभास की उपस्थिति हमारे मन में तुरंत चलने लगती है। आप प्रशांत और कमली का प्रेम प्रसंग देखिए, बहुत आराम से चलने वाला है। मतलब कि डॉक्टर जाता है देखने, कमली बेहोश हो जाती है, डॉक्टर प्रशांत उसको देखने जाता है, और डॉक्टर है उसे तो तुरंत पता चल जाता है कि इसकी बीमारी है क्या। उसको बताने की, उसका इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको पता चल जाता है वो चीज़ कि इसको हिस्टीरिया का लक्षण है। जो भी मनोविज्ञान पढ़े होंगे या मनोविज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि हिस्टीरिया का लक्षण सबसे ज़्यादा औरतों में ही होता है। हिस्टीरिया औरतों की ही बीमारी है। होता क्या है, तो क्यों होता है? ये उनके सेक्सुअल डिजायर को बंद करके जो हमने रख दिया है ना, जो सेक्सुअलिटी को, लड़कियों की सेक्सुअलिटी पे जो तमाम तरह के बंधन लगे हैं, उसके कारण हिस्टीरिया रोग होता है, जिसमें कि जो आपके मन में चल रहा है ना, फ्राइड ने भी जो कहा है, या हाँ, फ्राइड ने ही हिस्टीरिया की बात की थी। तो जो सेक्सुअल डिजायर है, जब वो चीज़, उस चीज़ की पूर्ति नहीं होती है, तो इस तरह के लक्षण दिखते हैं। तमाम डॉक्टर से भी आप पूछिएगा कि जो भी ये जो भूत प्रेत आने वाली चीज़ें हैं गांव में, बहुत ज़्यादा भूत प्रेत औरतों को क्यों आता? उसके देह में देवी आ गई है, या उसके देह में इस तरह की चीज़ें आ गई है। वो देवी वो भी थोड़ी ना कुछ होती है, वो सब अटेंशन सीकिंग चीज़ें हैं कि परिवार में उसको कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ध्यान खींचने की चीज़ है। किसी का पति चला गया है बंगाल कमाने के लिए, नई नई शादी हुई, एक दो महीने रहे और पति चला गया बंगाल कमाने। अब उसकी सेक्सुअलिटी तो कम हो नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। गांव में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप बनते हैं। समाजशास्त्री अध्ययन कहिए या जो गांव में रह रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप भाभी देवर जीजा साली, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है ये होता है। लेकिन चूँकि वो ऑर्गेनिक सोसाइटी है हमारा गांव, तो उसमें वो छिप जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है। शहर की चीज़ें एक दूसरे को तुरंत पता चल जाती है, लेकिन जब आप गांव में आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। आप अगर उनके साथ घुल मिल जाएंगे, उनकी भाषा में जब आप बात करने लगेंगे, तो आप देखिएगा कि जो तमाम टू फिंगर और फिंगर रेज करने वाले जो आज बहुत अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं कि जो वो गाली या फक क्यों कह दिया, तो उससे कि ये बहुत सिनेमा में उसको बहुत प्रगतिशील माना जाता है कि ये बहुत प्रगतिशील हैं ये लड़कियां। इस गाँव में ये सामान्य है। विवाह के गीतों में देखिए ना, जो वो चीज़ें थी गाली देने का, उससे ज़्यादा गंदी गंदी और भद्दी गालियाँ उसमें विवाह में दी जाती हैं, दी जाती रही हैं। अब तो परंपरा काफ़ी कम हो गया है, तो इसलिए दी जाती रही हैं कि जो सेक्सुअलिटी है, जो ये चीज़ें हैं जो दमित करके रखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं इसी रूप में वो बाहर निकले। गांव में जब पांच औरतें मिलती हैं। अच्छा, ये जो और ये भी बड़ा मज़ेदार है, एक वाक़या मैं आपको बताऊं। जब आप मैला आंचल पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं इसे जोड़ रही हूँ कि उसमें जो लक्ष्मी है वो मंदिर में रहती है, और मंदिर का महंत तो उसका शारीरिक शोषण बचपन से ही करता आ रहा है। तो ये गांव के सब लोगों को पता है, सारे लोग जानते हैं। तो हमारे गांव में जो एक ये बात होती है ना कि किसी उसके पास चले जाइए, महंत के पास चले जाइए, झाड़ फूक वाले के पास चले जाइए, और कान में फूक दिया तो बेटा हो गया, या मिथ में भी जो हमारे इस तरह की चीज़ें थी।
तो उन लोगों को सबको अच्छे से पता है कि बेटा होता कैसा है या बच्चे होते कैसे हैं। हाँ, जब उनकी अपने लोकल लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो सब वो जानते हैं, लेकिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यही एक्सेप्टेंस, ये जो स्वीकृति है ना, चीज़ों के संबंधों, अलग अलग तरह के जो संबंध गांव में बनते हैं, बिगड़ते हैं, राजनीति से लेकर तमाम तरह की चीज़ें, ये मैला आंचल में रेणु दिखाते हैं। और वो बहुत मैत्री पुष्पा चाक में जो दिखाती हैं खुले रूप में, उसको तो रेणु बहुत पहले दिखा चुके हैं। आप उनके मैला आंचल में पढ़िए, आपको दिखेगा कि फुलिया ड्राइवर का प्रसंग है या फुलिया सहदेव मिश्र का प्रसंग है। इसमें भी बहुत खुले रूप में वो दिखाते हैं कि किस तरह से स्त्रियों का दैहिक शोषण होता है, या दलित स्त्रियों का किस तरह से दैहिक शोषण होता है। सहदेव मिश्र के यहाँ उसके बाप का टीपा लगा हुआ है, फुलिया के बाप का, और सहदेव मिश्र पकड़ा जाता है जब उसके गांव में जाता है सिलिया के। फुलिया और सहदेव मिश्र वाला कि जब फुलिया के हाथ में पैसे आ जाते हैं तो वो सहदेव मिश्र को बुलाती है अपने यहाँ, और उसको तस्तरी में, कांच के तस्तरी में सौंफ सुपारी खाने को देती है। और जो भी आगे होता है, आप सब जो भी कहानी पढ़े हैं या उपन्यास पढ़े हैं वो जानते होंगे। तो मेरा दिखाने का ये यहाँ इस प्रसंग को दिखाने का यही था कि जो दलित शोषित, एक पहले वो शोषण का शिकार होती है सहदेव मिश्र से, बाद में वो सशक्त है। वो तो चाहती तो नहीं भी बुला सकती थी, या सहदेव मिश्र डर के भी नहीं आता, क्योंकि अब उसके हाथ में पैसा आ गया है, अब वो धनी हो गई है। लेकिन सिलिया उसको खुद बुलाती है अपने घर में। तो जो अवैध संबंध गांव में बनता बिगड़ता है, इस चीज़ की तरफ भी रेणु जी इशारा इस प्रसंग के बहाने करते चलते हैं। और जहाँ तक प्रेम वाली बात है, कमला और प्रशांत के प्रेम को देखिए किस सहजता से रेणु आगे बढ़ाते हैं। मतलब रेणु के यहाँ क्या है ना कि जो व्यंग में आपको व्यंग नहीं मिलेगा उनके यहाँ, जैसे कहते हैं ना व्यंग की मार, उस तरह की चीज़ें नहीं है उनके यहाँ। बहुत एक जो फागुनी हवा है, जहाँ जिस समय ना कहते कि प्रेम, फागुन में प्रेम फलता फूलता है, तो वो बासंती हवा वाली बयार आपको उनके प्रेम के वर्णन में देखने को मिलेगा। देखिए प्रशांत और कमली के प्रेम वाले वर्णन को कैसे रेणु करते हैं। सुई नहीं, कमला फिर होश में आती है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है मुझे। फिर मीठी दवा भेज दूंगा। हाँ जी, भेज देना। पूछते हो क्या? तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है? लेकिन तुम एक बार जरूर आया करो। नहीं आओगे तो मुझे डर लगेगा। सिपहिया टोली की कुसमी कहती थी, डॉक्टर मुझसे भी पूछता था, मीठी दवा चाहिए क्या? झूठ बोलती है, मैं नहीं विश्वास करती। डॉक्टर, ऐसा नहीं है। कुसमी झूठ बोलती है। फिर वो डॉक्टर को खबरदार भी करती है कि कुसमी बड़ी चालबाज लड़की है, उसने बहुतों को बदनाम किया है। ये जो विश्वास है, मुश्किल से 1 या 2 दिन, मुझे लगता है 2-3 बार डॉक्टर मिला होगा उससे, और कमली के अंदर एक विश्वास बन जाता है डॉक्टर के प्रति। वो देखिए, विश्वास प्रेम का आधार होता है, चाहे गृहस्थिक प्रेम हो या कोई भी प्रेम हो, उसका आधार विश्वास ही है। विश्वास से बहुत से बड़ा जंग भी जीता जा सकता है, और प्रेम भी आप जीत सकते हैं। प्रेम में याद कीजिए गोदान में गोबर और झुनिया का प्रेम प्रसंग। हाँ,
वहाँ भी क्या है कि दोनों बात करते करते चल रहे हैं, रोज जाता है गोबर उसके यहाँ। उनका प्रेम कब शुरू होता है, जब वो भूसा लाने के लिए झुनिया के घर जाता है, और करीब करीब हर दिन झुनिया सिवान तक उसको मतलब घर के उसके गांव के अहाते तक छोड़ के जाती है। और फिर उसी बातचीत में, उसे छोड़ने में वो उन लोगों में जो बातचीत होता है, उस बातचीत में उनका प्रेम आगे बढ़ता है। हाँ, एक उदाहरण मैं दूंगी। उसी में जब आगे बढ़ता है तो जो गोदान में प्रेमचंद ने लिखा है कि गोबर झुनिया बात करते करते कब गांव की सीमा में आ गए पता ही नहीं चला। झुनिया कहती है, तुम तो बड़े मुरहे हो, बताया भी नहीं कि तुम्हारा गांव आ गया। गोबर उससे कहता है, और भी बातें होती है, तो गोबर कहता है कि तुम्हें जब भी देखता हूँ जी करता है कि कलेजे से लगा लूं, कलेजे में बसा लूं। हालांकि कुछ आलोचक गोबर और झुनिया के प्रेम प्रसंग को थोपा हुआ भी मानते हैं। उनका मानना है कि प्रेमचंद ने जबरदस्ती इस प्रेम प्रसंग को डाल दिया है, इसकी जरूरत नहीं थी, और ये सहज प्रेम प्रसंग नहीं है, ये जबरदस्ती कराया गया। कह सुन के इस तरह से कहीं प्रेम होता है भला? तो साहचर्य से भी प्रेम विकसित होता है। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे मिथ में गोपी और कृष्ण का ही प्रेम देख लीजिए। वो साहचर्य से विकसित प्रेम है, वो प्लेटोनिक, आज के तरह का प्लेटोनिक प्रेम नहीं है। वो प्रेम या दैहिक स्तर का प्रेम नहीं है, वो प्रेम अलग तरह का प्रेम है जो गोपी और कृष्ण एक दूसरे से करते हैं। गोपी और कृष्ण साहचर्य से उपजा हुआ प्रेम, तो वही प्रेम का रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ ये भी आप ध्यान दे सकते हैं कि प्रेमचंद बहुत दूर की चीज़ भी देख लेते थे, या अपनी कहानियों में या अपने उपन्यासों में उस चीज़ को कहीं ना कहीं रेखांकित करना चाहते थे। अगर वो चीज़ों को भी लाते थे तो इसलिए भी लाते होंगे कि होली में जो विधवा विवाह की पैरोकारी स्त्री वाली बात जो की जाती है, उसमें आप देखिए कि होरी का तो इकलौता बेटा है गोबर, हाँ, और हर तरह से देखने में अच्छा है, ठीक ठाक जमीन भी है। मान लीजिए कि जमीन बाद में उनका निकल भी जाता है, लेकिन उसकी शादी तो ठीक ठाक ढंग के उनके अपनी बिरादरी में हो जाती। फिर एक विधवा से प्रेम कराने की क्या सूझी प्रेमचंद को, जिसको कि जिसपे कि और भी लोग जिसके पीछे जाते हो, क्योंकि वो दूध बेचने जाती है। और यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है, वीरेंद्र यादव इस चीज़ को उन्होंने रेखांकित किया है कि जो सशक्त नारी वाली बात है कि प्रेमचंद की नारी कितनी सशक्त है कि वो दूध बेचने जाती है, और जिसके यहाँ दूध देने जाती है वो उसको मतलब कि दूध लेने के बहाने उसका दैहिक शोषण करना चाहता है, तो उसको लात मार के गिरा देती है। तो वो इतनी जो धनिया है, इतनी झुनिया इतनी सशक्त है। और वीरेंद्र यादव या और भी जो अभी बात उठ रही है प्रेम में सबाल्टर्न कर, प्रेमचंद और रेणु इन दोनों को जो सबाल्टर्न पद्धति से अगर आप समझें, तो सबाल्टर्न वाली बात की जाती है उसमें कि इन्होंने जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उस स्त्रियों को किस तरह से सशक्त प्रेमचंद ने बनाया है। हाँ, इसमें मैं कोट अनकोट पढ़ रही हूँ। समाज शास्त्री जब गांव की संरचना का अध्ययन करते हैं तो वह बहुत कुछ किताबी होता है। यही कारण है कि एम.आर. श्रीनिवास को यादव से रचा गांव एवं श्यामचरण दुबे को भारतीय गांव जैसे समाज शास्त्रीय अध्ययन करने पड़े। इस संदर्भ में
समाजशास्त्री श्यामचरण दुबे की यह स्वीकारोक्ति यहाँ उल्लेखनीय है कि रेणु के उपन्यास समाज वैज्ञानिक दस्तावेज नहीं है, पर ग्रामीण जीवन को जिस सूक्ष्मता से उन्होंने देखा है, बहुत से समाजशास्त्रियों के लिए वह कठिन है। प्रेमचंद और रेणु दोनों ने प्रेम के प्रपंच को भी उभारा है। सिलिया मातादीन प्रसंग हो या फिर मैला आंचल के सहदेव मिसिर और फुलिया चमाइन का प्रेम प्रसंग हो। जो अभी इससे पहले मैंने इंगित किया था कि फुलिया सहदेव मिसिर जब उनके घर में पकड़ा जाते हैं तो फुलिया चाहती तो उस समय वो बता सकती थी कि सहदेव मिसिर उसके साथ क्या करता है, लेकिन फुलिया चुप रह जाती है। तो इसमें वही बात है कि उसके ज़मीन का टीप सहदेव मिसिर के घर के पास है, इसलिए वो डर से इस चीज़ को नहीं बताती है। तो यहाँ पे जो दलित सवर्ण और दलित जो सबाल्टर्न पद्धति से जो बात की जाती है, उसमें कि एक सवर्ण और दलित में जो प्रेम होता है, वो प्रेम उसमें भी शोषण है, चाहे वो शोषण सिलिया का हो, मातादीन करता है, वो बाद में सिलिया रानी और ये वो तमाम तरह की चीज़ें करता है, लेकिन बाद में उसकी स्वीकारोक्ति देखिए कि ये औरत जितना काम कर देती है उतना काम तो 10 जन मिलके भी ना कर पाए। तो उसका दैहिक शोषण नहीं कर, दैहिक के साथ साथ उसका भावनात्मक और शारीरिक हर तरह का शोषण वो करता है। उससे मजदूरी, औरत से ज़्यादा मजदूरी करवाता है और देता क्या है, खाने भर को खाना और पहनने को कपड़ा भी वो ठीक से सिलिया को नहीं देता है। और उस शोषण का विरोध सिलिया नहीं कर पाती है। उस शोषण का विरोध कहीं ना कहीं धनिया करती है, लेकिन उस शोषण का विरोध सिलिया नहीं कर पाती है। लेकिन दलितों में चेतना का उभार उस समय हो गया था, अम्बेडकरवादी विचारधारा वगैरह उस समय आ गई थी, इसलिए आप देखेंगे कि जो सिलिया का बाप है वो मातादीन के मुंह में हड्डी वगैरह डालने की बात करता है। उसके डाला तो क्या होगा, शायद अतिरेक भी हो सकता है, पेंशन में लिखा हो, या उसके मुंह में हड्डी डाल देता है कि मुझे तुम तो हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते हो, हम तुमको चमार बना देते हैं। तो अभी कल परसों जो प्रगतिशील आलोचक एक अजय तिवारी, वो भी बोल रहे थे कि जाति व्यवस्था इस तरह से जाएगी कि मान लीजिए एक ऐसा कहा गया कि ऐसा आप कर सकते हैं कि सब ब्राह्मण बन जाएंगे, सब मान लीजिए त्रिपाठी लगा लीजिए। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि ठीक है, सब त्रिपाठी क्यों लगाएंगे भाई, सब चमार लगाइए ना। आप ऊपर जो सामाजिक व्यवस्था है, भारत की जातीय संरचना है, उसमें आप सबको वही, फिर तो वो भेदभाव बना ही रहेगा ना। आप कहीं ना कहीं इसमें स्तरीय भेदभाव मान रहे हैं, तभी ना उर्दूगामी वाली बात कर रहे हैं कि सब त्रिपाठी लगाए, सब सवर्ण वाला लगाए। आप दलितों वाला लगा लीजिए, जब कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा तब दलित का ही लगा लीजिए। या तो मुझे लगता है कि सरनेम लगाने की ज़रूरत ही क्यों है, जैसा कि साउथ में भी किया जा रहा है, धर्म नहीं है, एक कॉलम हटा दिया कि कोई भी धर्म हमारा नहीं है, कोई भी हमारी जाति नहीं है। तो अगर जाति व्यवस्था को मिटाना है सबाल्टर्न पद्धति से देखें, तो आप किसी भी तरह के सरनेम को ही हटाइए व्यवस्था से, तभी समाज में अगर आप चाहेंगे तो एक परिवर्तन आ सकता है, समानता वाली बात बन सकती है। मुझे लगता है कि करीब करीब मैंने हर चीज़ को रेखांकित करने की कोशिश की। वो चाहे वो प्रेम का अलौकिक रूप हो डॉक्टर कमली के प्रसंग में, या सहदेव मिश्र, या फुलिया और मातादीन के प्रसंग में जो पाखंड वाली बात आती है, इस तरह की चीज़ें जो प्रेमचंद उद्घाटित करते चलते हैं। आप लोग मुझसे जुड़े रहे, आप लोगों का शुक्रिया।